प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगत पर अपना व्याख्यान दूंगा। इस सदगत कहानी पर 2 व्याख्यान होंगे। अभी आज के इस व्याख्यान में इस कहानी के अंतर्वस्तु, उसके कथानक और उसके परिवेश पर चर्चा करूंगा। अगले व्याख्यान में उसके भाषाई सौंदर्य, संवाद कौशल और उसके प्रभाव पर चर्चा करूंगा। आप सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और उन 300 कहानियों में कफन, सदगत, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी से लेकर के तमाम ऐसी कहानियां हैं जो अत्यंत चर्चा का विषय रही हैं। आज मैं प्रेमचंद के सदगत पर ख़ास बात करने जा रहा हूं, जिसमें दलित दुखी चमार को आधार बनाकर उन्होंने यह कहानी रची है और वर्ण व्यवस्था की संक्रामक और त्रासद स्थिति को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जैसे चित्रित किया है वह बहुत ही कारुणिक है, भावप्रवण है। वह एक सामंती परिवेश था जिस दौर में यह कहानी 30 के दशक में यह कहानी लिखी गई, जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच छुआछूत, धर्म, जाति को लेकर के बहसें थीं। गांधी जी जहाँ पर उच्च वर्ग के लोगों का हृदय परिवर्तन कर छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे, अंबेडकर संघर्ष के पक्ष में अपनी बात कर रहे थे। प्रेमचंद गांधीमय थे, गांधी के मूल्यों से, गांधी की संवेदना से बहुत गहरे प्रभावित थे। लेकिन यह कहानी थोड़ी अलग अंतराल की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने कहीं कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। दुखी की यह लीला समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रेमचंद कुछ नहीं कहते, केवल अंत में एक वाक्य बोलते हैं, यह रही उसकी सदगति। तो सदगति जो शब्द है, जहाँ से शीर्षक लिया गया है, वह भी व्यंग्यात्मक है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, जो श्रमिक है, जिसके पास जीवन के बुनियादी संसाधन नहीं हैं, उसका किस तरह से वर्ण व्यवस्था में शोषण होता है, सामंती व्यवस्था के दबाव में कैसे उसकी ज़िंदगी पिस रही है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके शव को भी फेंकने वाला कोई नहीं होता। और जिस तरह से पंडित जी के द्वारा उसके टांगों में रस्सी बांध करके घसीट करके गांव के सीमांत तक ले जाया जाता है और उसके शव को कुत्ते बिल्ली को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, यह इस कहानी का मूल कथ्य है। इसके माध्यम से यह कहानी हमें 30 के दशक में सामाजिक संरचना की जड़ता, उसका हिंसक स्वभाव की याद दिलाती है। इस नाते नई पीढ़ी, जो आप तकनीक से जुड़ी हुई पीढ़ी है या जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए छात्र हैं, नई पीढ़ी है, वो जाने कि आज 2022 में जिस समाज में हम लोग खुल करके सांस ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वह एक दिन में समाज यहाँ नहीं पहुँचा। उसके पीछे कई गरीब, कई श्रमिक, कई किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। इस पृष्ठभूमि में मैं अब आपके सामने सदगत कहानी पर अपनी बात केंद्रित करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रेमचंद कहानी
और उपन्यास लिख करके साहित्य की दिशा बदल देते हैं। वे सामाजिक यथार्थ को जितनी गहराई से अपनी कहानियों में चित्रित करते हैं वे बेजोड़ है। आरंभ में उनकी कहानियों में भी एक आदर्शवादी रुझान दिखाई देता है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन और सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों के गहरे दबाव के कारण शीघ्र ही वे सामाजिक यथार्थ को अपनी कहानियों का विषय बना लेते हैं। उन्होंने साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध में सौंदर्य के मेयार को बदलने का जिक्र भी किया है, जहां वो कहते हैं कि सौंदर्य की कसौटी अब सुघड़ता में नहीं अनगढ़ता में खोजनी होगी। वे बार बार कहते रहें कि श्रम के दायरे में सौंदर्य को समझने व व्याख्यायित करने का समय आ गया है, और यही कारण है कि श्रमिक, किसान और मजदूर उनकी कहानियों के केंद्र में आते हैं। उन्होंने बहुतेरी कहानियाँ ऐसी लिखी जिसमें विषाक्त सामाजिक वातावरण और उसके भीतर जी रहे मजदूरों व गरीबों के जीवन को चित्रित किया गया है, और वह भी एक गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता के दायरे में। वे इस बात को लगातार मानते रहे कि आज़ादी का मूल्य गरीबों को छोड़ करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। केवल शासक और सत्ता बदलने से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके लिए मानसिकता को बदलना होगा, और इसीलिए गांधी उनकी कहानियों में एक आदर्श पुरुष की भांति आते हैं। वे बहुत गहराई से उस समय में डॉक्टर अंबेडकर की चिंताओं को देख और समझ रहे थे, और इस बात को समझ रहे थे कि जाति प्रथा, पुरोहिती कर्मकांड, धार्मिक संकीर्णता और छुआछूत ने भारतीय समाज के विकास को अवरुद्ध कर दिया है, जिसके खिलाफ एक बड़े सामाजिक और साहित्यिक आंदोलन की ज़रूरत है। और इसी दायरे में उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखीं, जिसमें दूध का दाम, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, कफन के साथ साथ यह कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह कहानी सदगति 1930 में उन्होंने लिखी, और उसी के आसपास उन्होंने घास वाली, पूस की रात, 2 बैलों की कथा जैसी सशक्त कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन का परिवेश चित्रित किया गया है। प्रेमचंद इन कहानियों में अत्यंत सृजनात्मकता के साथ जीवन यथार्थ को चित्रित करते हैं, और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि वे यथार्थ का चित्रण ही नहीं करते, बल्कि इस यथार्थ को सामाजिक आधार भी देने की कोशिश करते हैं। अब विवेच्य कहानी जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, अब यह असल में दुखी जो दलित चमार है, जिसका नाम दुखी है, उस किसान के साथ साथ एक धर्म पारायण ब्राह्मण घासीराम के बीच के संवादों की कथा है। अब इसमें आप देखिए कि एक तरफ दुखी चमार है, दूसरी तरफ पंडित घासीराम है। दुखी अपनी जीवन स्थितियों से संघर्ष कर रहा है, और पंडित घासीराम वो बैठे ठाले केवल पूजा पाठ और कर्मकांड के माध्यम से जिंदगी के आनंद उठा रहे हैं। वह केवल ठाकुर जी की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, साहित्य विचारते हैं, यानी कह सकते हैं कि कोई श्रम नहीं करते, लेकिन अपनी जानकारी का एक तरह का फ़ायदा लेते हैं, जहाँ से उन्हें रुपए पैसे, धन संपत्ति और यश मिलता है। दूसरी तरफ दुखी है, जो किसान है, वो दलित है, दलित परिवार से आता है, वो श्रमिक है, और वह श्रमजीवी वर्ग का है। उसके पास श्रम के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, और उधर पंडित जी के पास सब कुछ अतिरिक्त है। इसके बावजूद दुखी जैसे लोग उस सामंती परिवेश में पंडित घासीराम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, क्योंकि जो पुरोहिती ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, उसमें उन्हें यही सिखाया गया था कि पुरोहित के प्रति, ब्राह्मण के प्रति समर्पित होना ही उनका एकमात्र दायित्व है। अगर वो गरीब हैं तो इस गरीबी के पीछे कोई सामाजिक आधार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भगवान का प्रसाद है। ये गलत था, क्योंकि ऐसा वो सोचते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अंधकार पक्ष था, और पंडित घासीराम के पास ज्ञान का प्रकाशित पक्ष था। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान के बुनियादी स्रोतों तक जाने की गुंजाइश थी, लेकिन दुखी जैसे श्रमिक, किसान, दलित, वो ज्ञान के बुनियादी स्रोतों तक जाने का कोई उनके पास आधार ही नहीं था। तो वो जो भी कहा जाता था उच्च वर्ग के द्वारा, वो मान लेते थे। यह कहानी यही बताती है कि उच्च वर्ग अपने ज्ञान का नाजायज लाभ लेता है,
और निम्न वर्ग उस लाभ का शिकार होता है जिसमें केवल समर्पण ही समर्पण है, उसमें कोई भी वॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। प्रेमचंद ने सदगत कहानी में यही बताया है कि दुखी के पास आवाज़ नहीं है, जिसकी वजह से उसका सर्वस्व शोषण होता है। और प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बगैर कोई निष्कर्ष दिए नई पीढ़ी को बताया, अपने पाठकों को बताया है कि वह जीवन स्थितियों से परिचित होकर के ही आपके भीतर एक आवाज़ उठेगी, एक हाहाकार उठेगा। और यही वजह है कि अपने प्रभाव में यह कहानी आदमी को बदल देती है, हमें आपको बदल देती है। और ये कहती है कि मुझे दुखी जैसे लोगों के साथ वैसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जो पंडित घासीराम ने किया था, या जैसा कि उच्च वर्ग के हमारे पुरखों ने किया था। इसलिए सामाजिक समरसता की यह एक महान कहानी है जो बगैर निष्कर्ष के पाठक पर दबाव बनाती है कि तुम उन गलतियों के शिकार मत हो जिन गलतियों के शिकार पंडित घासीराम हो जाते हैं। तो ये जरा इसकी स्थिति देखिए कि ऐसे में क्या है कि एक तरफ ब्रह्म तेज है, चंदन है, ठाकुर की मूर्ति को नहलाने की प्रक्रिया है, दिन रात पूजा है, और दूसरी तरफ दिन रात खेती है। तो पंडित घासीराम और उनकी पंडिताइन की संवेदनहीनता की यह दिल दहला देने वाली ऐसी कहानी है जिनकी कुटिलता के कारण, जिनकी कर्कशता के कारण दुखी जैसे न जाने कितने लोग सामंतवादी व्यवस्था में दम तोड़ते रहे हैं। और इसीलिए प्रेमचंद को महान कथाकार कहा गया है कि उन्होंने एक ऐसे समाज से चरित्र को खड़ा किया जिसके पास आवाज़ नहीं थी, जिसके पास कोई रीढ़ नहीं थी, लेकिन उस कहानी में भी वह प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन प्रतिवाद न करके एक तरह का आक्रोश पैदा करते हैं प्रेमचंद कि देखो ये स्थिति है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेखक अपनी ओर से कोई निष्कर्ष नहीं देता। कई ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी कि वह निष्कर्षहीन कहानियाँ हैं, केवल स्थितियों का चित्रण कर देता है। और स्थितियों का जब चित्रण कर देता है तो आपको जिसे कहते हैं कि भावनात्मक रूप से कनेक्ट कर देता है और आप उन गलतियों से अपने को मुक्त रखते हैं। तो यह कहानी अपनी अंतर्वस्तु में पाठक पर दबाव बनाती है कि उन गलतियों से मुक्त रहे जो उसके पुरखों ने जाने अनजाने गलतियां की थी। अब आप देखिए कि इस कहानी का जो कथानक है वो अत्यंत विचलित करता है, जो तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। भारतीय सामाजिक यथार्थ कितना जटिल है, अगर इसे जानना हो तो यह कहानी बहुत मूल्यवान है, जो यह बताती है कि एक समाज में एक आदमी दूसरे का शोषण किस आधार पर करता है और वह अपने पारंपरिक ज्ञान को किस तरह से शोषण के हथियार के रूप में प्रयुक्त करता है। यह कहानी शोषण की संरचना का एक्सरे करती हुई पाठक को इतना विचलित करती है कि उसके मन में सामंतवादी, पुरोहितवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति स्वतः स्फूर्त नफरत पैदा हो जाती है। कहानीकार दुखी नामक पात्र का इतना सजीव चित्रण करता है कि वो यह प्रेमचंद के चिंतन की गति का भी पता चलता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि प्रेमचंद इस कहानी में कोई निष्कर्ष नहीं देते, केवल अंत में इतना कहते हैं, उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का उसका पुरस्कार था। तो यह कहानी एक छोटे से घटना प्रसंग से शुरू होती है, जहाँ दुखी चमार बिटिया की सगाई का मुहूर्त दिखवाने के लिए पंडित घासीराम के घर जाता है और नजराने के तौर पर घास का एक गट्ठर ले जाता है जिससे पंडित जी खुश हो सकें। लेकिन दुखी जब पंडित जी के घर पहुंचता है तब ये घास का गट्ठर गाय के सामने रखवाते हुए, दुखी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए दरवाजे पर झाड़ू लगाने, बैठक को गोबर से लीपने और लकड़ी के गट्ठर को चीरने और खलिहान से 4 खांची भूसा ढोने का आदेश देकर खुद भोजन करने चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें दुखी की भूख व प्यास से कोई लेना देना नहीं रहता, बल्कि जब चीलम के लिए दुखी घर में आग मांगने जाता है तब पंडिताइन आग इतने गुस्से में फेंकती हैं कि वह दुखी के सिर पर गिरती है। उधर लकड़ी का गट्ठर फाड़ते फाड़ते थका हुआ भूखा दुखी वहीं पर प्राण दे देता है। पूरा गांव इस अमानुषिक घटना से हतप्रभ है और जब चमारों की बस्ती से लाश उठाने कोई नहीं आता तब पंडित जी दूसरे दिन दुधलके में ही दुखी की पैर में रस्सी बांधकर
उसे घसीटते हुए गांव के बाहर छोड़ आते हैं। लौटने के बाद पंडित जी घर में गंगा जल छिड़कते हुए स्नान ध्यान और दुर्गा का पाठ करते हैं और उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ गिद्ध कौवे व कुत्ते नोच नोच खा रहे होते हैं। इस कहानी के अंत में केवल इतना ही प्रेमचंद कहते हैं, यही जीवन पर्यंत निष्ठा, भक्ति और सेवा का पुरस्कार था। अब आप देखिए, जीवन पर्यंत निष्ठा और भक्ति और सेवा का जो पुरस्कार था, यह क्या कहना चाहते हैं प्रेमचंद? प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ दुखी है जो लड़की की साइत विचरवाने के लिए पंडित जी के घर जाता है। उस बेचारे के पास कुछ नहीं रहता, तो कहता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि यार लो चलो ये कुछ घास का एक गट्ठर ले चलते हैं। और पहुंच के पंडित जी के घर कहता है कि भाई ये कहाँ मालिक रख दूं, और हमको लड़की की शादी की साइत बिचरवानी है, क्योंकि उस समाज आप जानते हैं कि पंडित जी लोगों को घर बुलाया जाता था, और अब तो पंडित जी के घर लोग खुद ही पहुंच जाते हैं या पंडित जी कहीं उपलब्ध रहते हैं। समाज बदल गया, संस्कृति बदल गई। उस समय सामंती परिवेश में पंडित जी को घर बुला करके और अपने आंगन में उनकी सेवा करते हुए यह सब काम होता था। लेकिन पंडित जी क्या करते हैं कि बदले में उसको काम सहज देते हैं कि गोबर से आंगन लीप दो, ये लकड़ी का गट्ठर काट दो, और उस गट्ठर काटने में ही दुखी का प्राण चला जाता है, जबकि पंडित जी ये काम सहज करके घर के भीतर भोजन कर रहे होते हैं और कहते हैं सो लूँगा तो चलूँगा खा पी कर आराम से। उन्हें ये चिंता नहीं रहती कि किस तरह से एक भूखा प्यासा आदमी बाहर उन्हीं का काम कर रहा है। और त्रासदी तो यह है कि जब चीलम के लिए आग मांगने जाता है तो पंडित गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और आग को ऐसे फेंकती हैं कि उसका सिर जलते जलते बचता है, यानी गुस्से में आग फेंकती हैं। यानी आग देने में भी पंडिताइन को लगता है कि वो छुआ जाएगा और उनका पांडित्य खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो अस्पृश्यता की भावना थी, इस कहानी में प्रेमचंद ने चरम रूप से व्यक्त किया है कि आग भी छुआछूत को व्यंजित करती है। यह इस कहानी में प्रेमचंद ने बताया कि इतनी कारुणिक, इतनी गहरी मार्मिकता के साथ प्रेमचंद ने ये कहानी रचा है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सुनने के बाद, पढ़ने के बाद गुस्सा लगती है, बहुत गुस्सा लगती है, और दुखी के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति हो जाती है, और पंडित घासीराम व पंडिताइन के प्रति बहुत गुस्सा लगती है। प्रेमचंद ने यथार्थ चित्रण के माध्यम से इसी गुस्से को उभारने की कोशिश की है। इसी नाते यह कहानी आज भी अमर कहानी प्रेमचंद की है, जैसे उनकी कफन कहानी है, जैसे उनकी पूस की रात है, जैसे उनकी सवासेर गेहूँ है। तो आप देखिए कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये है कि वर्ण व्यवस्था में विभाजित सामंती समाज के गहरे मानवीय संकट को रेखांकित करने वाली यह कहानी है, जिसमें ज्ञान का दम्भ भरने वाला पुरोहित वर्ग गरीब व कम ज्ञानी श्रमिक का शोषण करता है। दूसरी बात, यह गांव के पंडित और पंडिताइन की संवेदनहीनता की कहानी है, जिसमें अप्रत्याशित रूप से स्त्री पुरुष से अधिक अमानवीय होती है। और यह बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि स्त्री यहाँ पुरुष से ज़्यादा अमानवीय है, जिसे आग फेंकने वाले प्रसंग में आप देख सकते हैं। तीसरी बात यह कहानी धर्मगत शोषण का एक पाठ प्रस्तुत करती है और बताती है कि धर्म की संरचना की जटिल ज्ञानात्मक रचना के कारण न जाने कितने दुखी चुपचाप जिंदगी को विदा करने को अभिशप्त हैं। और इस संदर्भ में आखिरी बात इस कहानी के कथानक के बारे में यह कहानी एक कटु सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करती हुई उसे बदलने की कोशिश की भी कहानी है, क्योंकि अपने अंत में पूरी वर्चस्वशाली ब्राह्मण पुरोहिती व्यवस्था के प्रति जैसा आक्रोश पाठक के मन में पैदा करती है वह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखेंगे कि एक तरह का ये कहानी पाठक के मन में, जैसा मैंने बार बार कहा, कि एक आक्रोश पैदा करती है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे कहानी में इस अंतर्वस्तु के बाद इसके वातावरण और चरित्र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह कहानी सामंती वातावरण की कहानी है, जिसमें धार्मिक श्रेष्ठता बोध के कारण वर्चस्वशाली पुरोहित वर्ग का उदय होता है। कहानी 30 के दशक में लिखी गई, इस नाते उस समय का ये चित्रण करती कहानी है, जिसमें कि सामाजिक जड़ता और अपरिवर्तनशील समाज का चित्रण मिलता है। इस कहानी में शुद्धतावाद का आग्रह मनुष्यता के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि परंपरा पालन के नाम पर संकीर्णताओं का अनुपालन पर यहाँ पर जोर है,
जिससे जड़ बंधनों को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता। इस कहानी में आरंभ से घासीराम के चारित्रिक महानता को जिस तरह से दुखी के द्वारा बताया जाता है, वह दुखी भी इस खराब हालत के लिए एक तरह का जिम्मेदार है। और इसी नाते प्रेमचंद ने दुखी के, असल में इस कहानी में प्रेमचंद ने शुरू में ही दुखी के माध्यम से पंडित घासीराम का महिमा मंडन भी करवाया है कि कैसे वो स्नान करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे ठाकुर जी की बटिया पर भोग लगाते हैं, कैसे उनकी नित्य क्रियाएं होती हैं। और वह जो दुखी के माध्यम से प्रेमचंद ने चित्रण करवाया है, वह ये बताता है कि वो समाज ही ऐसा था जिसमें कि केवल एक पक्षीय चिंतन था। छोटा आदमी यानी गरीब आदमी बड़े आदमी को महान मान करके देवता की तरह पूछता था। अब देवता दानव हो या देवता हो मानव हो, इसकी कोई चिंता नहीं थी। देवता जो कह दे, यानी वो बड़ा आदमी जो कह देगा वही श्रेष्ठ होगा। तो यह कहानी उस पूरे सामाजिक ताने बाने का एक्सरे भी करती कहानी है। और यही वजह है कि जब कभी पंडित घासीराम ने दुखी का शोषण किया तो दुखी को लगता है कि ये उनका हक है। अब प्रेमचंद ये बताएं कि जब एक गरीब आदमी को लगातार लग रहा है कि उसका शोषण किया जाना उसका बड़े का हक है, तो कैसे समाज बदलेगा। और इसके पीछे प्रेमचंद बताया कि उसकी शिक्षा का अभाव है, ज्ञान के बुनियादी स्रोतों तक अभाव है, क्योंकि उच्च वर्ण, ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग, सामंत वर्ग के पास ज्ञान के स्रोत हैं। इसलिए वह चाहता है कि यह जो जनता है, जो निचले तबके की जनता है, वह ज्ञान के स्रोतों तक आसानी से न पहुंच पाए। तो प्रेमचंद ने इस माध्यम से यह भी इसमें दर्ज करने की कोशिश की है। जैसे इस कहानी का वातावरण देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कितना विषाक्त वातावरण इस कहानी में चित्रित किया गया है। और पूरे के पूरे जो है सामाजिक संरचना की हिंसा, उसकी क्रूरता, उसके चारित्रिक दोष पर यह कहानी पूरी तरह से टिप्पणी करती है। और यही कारण है कि इस कहानी का वातावरण पूरी कहानी में तनावपूर्ण, यातनापूर्ण और हिंसक है। और जरा सा इस आरंभिक दृश्य को देखें तो आपको अंदाज लगेगा कि कितना हिंसक वातावरण है। ये प्रेमचंद ने लिखा है, मैं वो आपके सामने उद्धरण पेश कर रहा हूँ। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था कि उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जा पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कि कहीं चले जाएं। दुखी कहता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। झुरिया, ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे भला? आग तक तो घर से निकलती नहीं, वे खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सोठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं, जब चाहे मांग ले जाएं। ले अपनी खटोरी धोकर रख दे, गर्मी के दिन ही तो हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। अब आप देखें कि इसमें दुखी इस पूरे संवाद में वातावरण को इस भाषा में कैसे प्रेमचंद रचते हैं दुखी के। वो कहता है कि भाई हमारे जैसे लोग थोड़ी हैं कि हमारा भूसा, उपला, लकड़ी, गोईठा जब चाहे उठा ले जाएं। इनके यहाँ से खटिया छोड़ो, इनके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठकुराने वाले हमें खटिया देंगे, सवाल है। और आप श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यही कैसे घटित होता आगे चल करके, कि पंडिताइन खा रही हैं, पंडित सो रहे हैं, पूरा खाना बन रहा है, पानी छोड़िए, दाना छोड़िए, खाना छोड़िए, तमाकू की तलब लगती है, चिलम जलाना है उसको। वो कहता है कि मालिक तनी रच के हमके वो आग मिल जाती तो हम तमाकू जला लेते। और पंडिताइन आग बबूला हो जाती है। वो इसकी भाषा में मैं आपको उसकी चर्चा करूंगा, भाषा के बारे में। और अंगरे को ऐसे फेंकती हैं, और इसके विजुअल से देखिए, जब अंगरा ऐसे फेंकती हैं, दुखी ऐसे करके खड़ा है वहाँ पर, और आग अंगरा जलाती हुई उसके बाल से सीधे आ जाती। ये त्रासदी है, उस समाज की त्रासदी है। जैसे मैंने कहा, जो विचलित ही नहीं करती, हमारे आप जैसे नई पीढ़ी से जुड़े लोगों को गुस्सा पैदा करती है, जो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं,
और जो ये नहीं चाहते जैसा दुखी का समाज था या जैसा दुखी का जीवन था। तो आप देखिए कि इस कहानी का जो वातावरण है कि जिस तरह से ये इसके आंतरिकता के भीतर से कहानी विकसित होती है, वो समाज के अनेक स्तरों से गुजरती है और अंत में आस्वाद और अंत में अवसाद और आक्रोश को प्राप्त होती है। अवसाद दुखी की मृत्यु और आक्रोश व नफरत पंडित के अमानवीय आचरण के प्रति होता है। लेकिन मध्य का यह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है कहानी में, जहाँ जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि वह आग का प्रसंग है। और रोचक बात यह है कि उस आग के जलने के बाद, ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप श्रोताओं इसे ज़रूर जानिए तो आपको पता चलेगा वो कि प्रेमचंद ने लिखा क्या है। एक तरफ आग से उसका सिर झुकर रहा है, जल रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए कोई गुस्सा नहीं। दुखी के मन में गुस्सा नहीं, मेरे मन में, आपके मन में गुस्सा आएगा, लेकिन उनके दुखी के मन में गुस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि सामंती व्यवस्था ने उसको इतना त्रस्त कर रखा है कि गुस्सा खत्म हो गया है। और प्रेमचंद ने इस कहानी में उसी गुस्से को पैदा किया, उसी गुस्से को उभारने की कोशिश की है। वो कहता क्या है, वो जरा सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी यातनादायक स्थिति थी। वो सुने, उस उद्धरण को सुने। उसके मन में आया, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल के गिरने लगे। तो ये जो सामाजिकता है कि जिसमें कि एक पहले से ही एक सिस्टम बना दिया गया है कि भाई जो शोषक उच्च वर्ण का ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो कुछ भी करे उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। और इसी के भीतर से जो चरित्र उभरता है, इस वातावरण के भीतर से, उसमें एक तरफ दुखी के समर्पण का चरित्र है, तो पंडित घासीराम के कटुता का भी चित्रण है। और इसी में एक चिखुरी गोड़ नाम का चरित्र भी आता है, जिसके माध्यम से आक्रोश को प्रेमचंद ने बदलने की कोशिश की है, लेकिन इसे बहुत आगे हुए ले नहीं जा सके हैं, हालांकि इसका वो संकेत जरूर करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह कहानी एक तरह से प्रशिक्षण की कहानी भी बनती है कि किस तरह से मानस बदले और किस तरह से मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि दुखी एक समर्पित श्रमिक की तरह इस कहानी में आता है, जो पंडित जी के प्रति पूरी आस्था है, जबकि पंडित और पंडिताइन आक्रोश हैं, शोषक की भूमिका में आते हैं और भूखे प्यासे श्रमिक दुखी की बिल्कुल चिंता वे नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पंडित घासीराम जैसे लोगों के वर्चस्व के कारण जो दुखी जैसे लोग हैं, उनका चरित्र निरंतर कमज़ोर पड़ता चला जाता है। प्रेमचंद ने इसमें लकड़ी के गट्ठर के न फट पाने का भी एक चित्रण किया है। और यह भी रहा कि उस चित्रण में प्रेमचंद ने बार बार दिखाया कि जो मोटा गट्ठर था वो लकड़ी को काटते काटते दुखी थक जाता है। फिर वो कहता है कि मालिक यह गट्ठर नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है मालिक, नहीं टूटेगा। वो कहते हैं दुखी, अगर कैसे हड़का रहे, दुखी तुमसे नहीं टूटेगा गट्ठर तो समझ लेना साइत भी वैसे ही बिचारेंगे। आप देखिए कितना भयानक स्थिति है। साइत, बेटी की शादी के लिए साइत की बात है। आप जानते हैं कि बाप और माँ की कितनी बड़ी कमज़ोरी बेटी और बेटे की मंगल कामना होती है। इस बात को प्रेमचंद बताया कि पंडित घासीराम इस बात को जानते थे कि ये मर जाए तो भी मेरा काम ये करेगा। और अंत में जब सुनता है कि ये पंडित के मुख से कि ये साहित्य जो है गड़बड़ा देंगे, तो देखिए बेटी की मंगल कामना उसकी मनोरचना, उसके मनोजगत का निर्माण करती है। और दुखी भूखा प्यासा लेकर टंगारी मारता है, गट्ठर फट जाता है। गट्ठर फट तो जाता है प्रेमचंद, जिस समय गट्ठर फटता, लकड़ी का गट्ठर फटता है, उसी समय दुखी का प्राण निकल जाता है। अब ये देखिए इसकी जो भाषाई सांकेतिकता है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं गट्ठर फट गया लेकिन दुखी की मौत हो गई, अर्थात दुखी कुछ कर तो भले न पाया हो, लेकिन गट्ठर का फटना यह संकेत करता है कि आने वाली पीढ़ी अब सामंतवाद के जटिल तंत्र को चीर के रख देगी और नई पीढ़ी पर जिम्मेदारी बनती है कि उस गट्ठर को आसानी से तोड़े। यह इस कहानी की सांकेतिक उपलब्धि है, जिसमें
गहरी प्रतीकात्मक व्यंजना मौजूद है। तो इस रूप में आप देखें कि यह जो कहानी है एक तरह का भारतीय समाज में सामाजिक विभाजन, जड़ संस्कार और शोषण के विविध आयामों की यह कहानी बनती हुई दिखाई देती है। तो आप यह कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि यह कहानी शुरू होती है उत्सव को लेकर उत्साह से, लेकिन समाप्त होती है मृत्यु के अवसाद से, जिससे पुरोहिती की यंत्रणादायक स्थितियों को रेखांकित किया जा सके। कहानी अपनी पूरी अंतर्वस्तु में शोषण के वर्चस्ववादी तंत्र की गहरी चीड़फाड़ करती है। कहानी में कर्मकांड की दहशत भरी तस्वीरें हैं जो बहुत ही हाहाकारी हैं। इस कहानी में ज्ञान को मुक्तिकामी चेतना के विकास की जगह शोषण के हथियार के रूप में इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह कहानी इसका भी संकेत करती है। और आप देखिए कि अंततः ये कहना चाहता हूँ कि यह कहानी गहरे सामाजिक संकट की कहानी है। और गहरा सामाजिक संकट का मतलब ये कि वर्ण विभाजित समाज में वर्चस्वशाली वर्ग की ताकत को न केवल प्रश्नांकित करती है, बल्कि एक गरीब के चरित्र को उसके सामने खड़ा करके यह आने वाले समय के परिवर्तन की आहट भी देती है। इस कहानी का निचोड़ यह आहट है जो इसके अंतर्वस्तु में, इसके वातावरण में और इसके चरित्र में गहरे विन्यस्त है। तो अभी आपको मैं इसके वस्तु पक्ष के बारे में, इसकी सामर्थ्य के बारे में बता रहा था कि सद्गत कहानी का क्या महत्व है और उसकी यंत्रणादायी स्थितियों के भीतर, उसके त्रासद परिवेश के भीतर कैसे परिवर्तन की आहट मिलती है, बावजूद उसके कि प्रेमचंद ने अलग से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अब सद्गत के अगले व्याख्यान में इसके रूप पक्ष पर मैं चर्चा करूंगा और वहाँ ये बताऊंगा कि इस कहानी की भाषा, इसकी संवाद योजना और इसके प्रभाव, यानी अपने प्रभाव में यह कहानी कितनी ताकतवर है। बहुत बहुत धन्यवाद।